नमस्कार, यह है डीटी न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं द पत्रकार बाबू में डेली स्पेशल डोज। मैं आपके साथ हिमांचल और कैमरे के पीछे हैं इमामी। इस शो के जरिए हम आपको दिखाएंगे दिन भर की विशिष्ट खबरें। तो चलिए फिर रुक करते हैं दिन भर की विशिष्ट खबरों की तरफ। अभी कोरोना की दूसरी लहर के साथ साथ म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के मामले थम ही रहे थे कि अब एक और नई बीमारी ने दस्तक दे दी है। जिन लोगों ने अभी तक कोरोना को मात दी है उनमें कई लोगों को अलग अलग बीमारियों का होने की खबर सामने आ रही है। एक तरह से ये अब सब कोरोना का साइड इफेक्ट भी कहा जा सकता है। पहले कोरोना को हराने वाली कई लोगों में ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस, वाइट फंगस और ग्रीन फंगस नाम की बीमारी शुरू हुई थी। अब इसी कड़ी में एक और नई बीमारी भी जुड़ चुकी है जिसका नाम है अवेस्कुलर नेक्रोसिस यानी बोन डेथ। इस बीमारी ने मुंबई के डॉक्टरों की मुश्किलें और भी बढ़ा दी हैं। मुंबई में इस बीमारी के 3 मरीज सामने आए हैं। इस बीमारी की सबसे खास और डराने वाली बात तो यह है कि इसमें मरीजों की हड्डियां गलने लगती हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये जो बोन डेथ है और आखिर क्यों गलती हैं हड्डियां। इस बीमारी में हड्डियां इसलिए गलती हैं क्योंकि बोन टिश्यू तक खून की सप्लाई नहीं हो पाती है और मरीजों की हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। डॉक्टरों के मुताबिक इस बीमारी के होने की वजह यह भी है कि कोरोना महामारी के दौरान स्टेरॉइड का काफ़ी इस्तेमाल किया गया। डॉक्टरों को इस बात का भी आशंका है कि आने वाले समय में इस बीमारी के मामले दिन प्रतिदिन और भी बढ़ सकते हैं। मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में इस बीमारी के 3 मरीजों का इलाज किया गया है। तीनों मरीजों को कोरोना से उबरने के बाद इस बीमारी का पता चला। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के बचाव के लिए फायदेमंद दवा कार्टिकोस्टेरॉइड का भारी मात्रा में उपयोग किया गया है, इसलिए मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आपने बहुत सारे स्कैम सुने होंगे, कोयला स्कैम, 2G स्कैम और भी तमाम तरह के स्कैम, लेकिन आज हम आपको कुछ अलग ही स्कैम के बारे में बताएंगे। आज हम जिस स्कैम को लेकर आपके सामने आपको बता रहे हैं वो प्रदर्शित करता है कि हमारे देश के लोगों को झूठे आंकड़े देने कितना पसंद है। हम बात कर रहे हैं कोरोना टेस्ट स्कैम की। ये मामला है इस साल हुए कुंभ मेले के दौरान कोरोना टेस्टिंग फर्जीवाड़े की। जांच अभी जारी है। इस बीच टिहरी में फर्जी कोविड टेस्टिंग का एक और मामला सामने आ गया है। यहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सैंपल लिए बगैर ही कंफर्मेशन का मैसेज भेज दिया है। टिहरी के कानाताल के निवासी चंडी प्रसाद डबराल बीते शुक्रवार को चंबा की तरफ जा रहे थे। रास्ते में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने उन्हें रोका और रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए संपर्क नंबर ले लिया। डबराल के अनुसार उनका सैंपल कभी भी जांच के लिए नहीं गया है। उन्होंने SMS मिलने के बाद केस दर्ज कराया। अब इस मामले की जांच शुरू हो गई है। उस दिन कलेक्ट किए गए हर एक सैंपल की डिटेल के लिए मोबाइल नंबरों पर फोन कर जानकारी जुटाई जा रही है। इसमें किसी भी तरह का शक नहीं कि भारत में टैलेंट की कमी है, बल्कि कमी है तो उस टैलेंट को समाज के सामने और देश के सामने निखारा जाए। ऐसा ही एक माजरा उत्तर प्रदेश के मथुरा में देखने को मिला, जहां पर 10वीं के छात्र ने स्कूल में सफाई के दौरान कूड़ा उठाते उठाते एक मशीन बना डाली। छात्र द्वारा बनाई गई मैनुअल मशीन की खोज से देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी काफ़ी प्रभावित हुए। राष्ट्रपति ने छात्र से मिलने की इच्छा जाहिर की और राष्ट्रपति भवन से मिले एक ईमेल ने छात्र के हौसलों को 4 चांद लगा दिए। उसे राष्ट्रपति भवन आने के लिए आमंत्रित किया गया। करीब 5 दिन छात्र अपनी मां के साथ राष्ट्रपति भवन में रहा और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपनी बनाई गई कूड़ा उठाने वाली मैनुअल मशीन के बारे में विस्तार से बताया। शायद अब 135 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी के खराब दिनों की शुरुआत हो गई है। ऐसा हम नहीं कहते, बल्कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को झटका देते हुए पूर्व सांसद अभिजीत मुखर्जी ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने सोमवार को कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम में TMC की सदस्यता ग्रहण की। कुछ दिन पहले अभिजीत ने TMC के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की थी। बताया जा रहा है कि TMC उनको जंगीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा सकती है, जबकि अभिजीत मुखर्जी वर्ष 2019 में जंगीपुर सीट से लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। अगर अभिजीत मुखर्जी के राजनीतिक करियर की बात करें तो वह राजनीति में आने से पहले सरकारी नौकरी करते थे। प्रणब मुखर्जी
कि राष्ट्रपति बनने के बाद जंगीपुर लोकसभा सीट खाली हो गई थी और वर्ष 2012 में कांग्रेस के टिकट पर अभिजीत यहां से पहली बार उपचुनाव जीत सांसद बने थे और 2014 लोकसभा चुनाव में वह फिर से सीट को बचाने में कामयाब रहे। हालांकि वर्ष 2019 के आम चुनाव में वह जंगीपुर से हार गए। उनके पिता प्रणब मुखर्जी इस सीट से 2004 और 2009 में जीते थे। भले ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अभी 6 महीने का समय बाकी है, लेकिन सियासी गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसा ही मामला आया है जब सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनौती देने पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने पलटवार किया है। रवि किशन ने कहा है कि ओवैसी योगी आदित्यनाथ को छू कर भी दिखाए, क्योंकि वह हैदराबाद पैदल ही वापस जाएंगे। आपको बता दें कि इस बार यूपी चुनाव में ओवैसी एआईएमआईएम ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पिछले दिनों एक टीवी चैनल में डिबेट के दौरान ओवैसी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को अगले साल सत्ता से बाहर करने की चुनौती दी थी। रवि किशन ने आगे कहा, सुन लो ओवैसी साहब, 24 करोड़ की जनता, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, हिंदू युवा वाहिनी का संगठन आपका ये चैलेंज स्वीकारता है। आप महाराज जी को हराएंगे क्या? छू कर तो दिखाएं, पैदल हैदराबाद जाओगे। बीजेपी सांसद ने सहजनवा में एक कार्यक्रम में कहा, सीएम योगी आदित्यनाथ ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हैं और वे लगभग रोज 2.5 घंटे आरती करने वाले सन्यासी हैं। असदुद्दीन ओवैसी, आप उनके तेज से ही नष्ट हो जाओगे। असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनौती देते हुए कहा था कि वर्ष 2022 में उन्हें सीएम नहीं बनने देंगे। ओवैसी ने ओम प्रकाश राजभर और बाबू सिंह कुशवाहा के भागीदार की संकल्प मोर्चा के तहत चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी वर्ष 2022 में विधानसभा उत्तर प्रदेश में। अब खबर है उत्तर प्रदेश के जाने माने बाहुबली मुख्तार अंसारी की। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद बाहुबली बीएसपी विधायक मुख्तार अंसारी ने एक बार फिर पेशी पर जज से टीवी की मांग दोहराई है। एम्बुलेंस मामले में सोमवार को हुई वर्चुअल पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी ने खिलाड़ी होने का हवाला देते हुए सीजेएम राकेश से यूरोप में चल रही यूरो 2020 फुटबॉल चैंपियनशिप देखने के लिए बैरक में टेलीविजन लगवाने का अनुरोध किया है। इस दौरान मुख्तार अंसारी की अगली पेशी 19 जुलाई लगाई गई है। फर्जी एम्बुलेंस मामले में कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी के बचाव पक्ष के वकील रणधीर सुमन ने बताया कि विधायक मुख्तार अंसारी ने कोर्ट से कहा है कि पूरे प्रदेश में कैदियों को टेलीविजन की सुविधाएं दिलाई गई हैं, लेकिन मेरी टीवी की सुविधाएं छीन ली गई हैं। मैं प्लेयर आदमी हूं, यूरो 2020 फुटबॉल कब चल रहा है, मुझे टेलीविज़न उपलब्ध करा दी जाए, मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूँगा। और आज की सबसे बड़ी खबर है उन बच्चों के लिए जो कक्षा 10वीं और 12वीं में पढ़ रहे हैं। खबर ये है कि सीबीएसई बोर्ड ने फैसला लिया है कि स्कूल में शिक्षा और परीक्षा के लिए एकेडमिक सेशन 2021-22 को 50% सिलेबस के हिसाब से 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। यानी मौजूदा एकेडमिक सेशन को 2 भागों में बांट दिया जाएगा। इसके साथ ही सीबीएसई में 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा के लिए भी अलग अलग महीनों की घोषणा की है। सीबीएसई ने कोरोना महामारी संक्रमण को देखते हुए अहम निर्णय लिया है। आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए सीबीएसई ने नया फॉर्मूला तैयार किया है। सीबीएसई द्वारा बनाए गए नए कार्यक्रम के अंतर्गत 2021-22 के एकेडमिक सेशन में बोर्ड परीक्षाएं 2 बार में आयोजित की जाएंगी। प्रत्येक बोर्ड परीक्षा में 50% सिलेबस कवर किया जाएगा। 10वीं और 12वीं का एकेडमिक सेशन 50% सिलेबस के अनुसार 2 भागों में बांटा जाएगा। इसके तहत पहली परीक्षा नवंबर-दिसंबर में ली जाएगी, वहीं शेष 50% सिलेबस के लिए दूसरी परीक्षा मार्च-अप्रैल में आयोजित की जाएगी। सीबीएसई आंतरिक मूल्यांकन एवं प्रोजेक्ट असाइनमेंट पर भी विशेष ध्यान देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अटकलों को धाक बताने और अपने फैसलों से अक्सर चौंकाने के लिए जाना जाता है, चाहे वो फिर सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर नोटबंदी जैसा मामला हो। और अब नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल विस्तार के ठीक पहले ऐसा फैसला किया है जिसमें उनकी यही छवि देखी जा सकती है। राष्ट्रपति भवन से जारी आदेश में 8 राज्यों के नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई। इनमें सबसे चौंकाने वाला नाम केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत का है। बीजेपी के कद्दावर दलित चेहरा थावर चंद
गहलोत कर्नाटक के राज्यपाल बनाए गए हैं। ध्यान रहे कि राष्ट्रपति व्यावहारिक तौर पर प्रधानमंत्री की सलाह पर ही किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि पीएम ने गहलोत को गवर्नर बनाकर एक तीर से 4 निशाने किए हैं, जिसका असर राज्यसभा, केंद्रीय मंत्रिमंडल, बीजेपी संगठन और कर्नाटक की राजनीति पर होगा। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ताजा फैसला इसलिए चौंकाने वाला माना जा रहा है क्योंकि एक तरफ कैबिनेट एक्सपेंशन की बात हो रही है तो दूसरी तरफ गहलोत जैसे बड़े चेहरे की मंत्रिमंडल से छुट्टी कर दी गई है। तो क्या उनकी जगह किसी और दलित चेहरे की खोज की जा चुकी है? यह सवाल अति महत्वपूर्ण है कि गहलोत उन शख्सियतों में शामिल नहीं है जो विवादों के कारण चर्चा में रहे हों। कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में उनका रिपोर्ट कार्ड भी काफ़ी अच्छा है। इसी कारण से मोदी ने उन्हें दोबारा अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया था। गहलोत ने समाज कल्याण एवं अधिकारिता मंत्री के तौर पर पिछड़े और वंचित तबकों एवं दिव्यांगों के लिए कई योजनाएं लेकर आए हैं। उन्हें पीएम मोदी का काफ़ी करीबी भी माना जाता है। थावर चंद गहलोत राज्यसभा कोटे से मंत्री हैं। उन्हें पहली बार वर्ष 2012 में, फिर 2018 में मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजा गया है। गहलोत बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के भी सदस्य हैं। कहा जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने गहलोत को राज्यपाल बनाकर एक तीर से निशाने कई साधे हैं। राज्यपाल का पदभार संभालते ही गहलोत ना राज्यसभा सांसद रह जाएंगे और ना ही केंद्रीय मंत्री और ना ही बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य। इस तरह गहलोत ने के गवर्नर बनते ही 3 वैकेंसी हो जाएंगी। निश्चित तौर पर पीएम मोदी ने गहलोत को गवर्नर बनाने का फैसला करते वक्त इस बिंदु पर भी विचार किया होगा। स्वाभाविक है कि अब गहलोत के जाने के बाद 3 अलग अलग नेताओं को अलग अलग जगहों पर फिट करके संतुष्ट किया जा सकेगा। उधर कर्नाटक में अंदरूनी कलह से हलकान हो रही बीजेपी सरकार के लिए भी गवर्नर के रूप में गहलोत की नियुक्ति राहत देने वाली होगी। वहां मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के सामने पार्टी का एक धड़ा चुनौती बनता रहा है। ऐसे में राजनीति के अखाड़े के मंझे हुए खिलाड़ी गहलोत वहां दोनों धड़ों को साथ लाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। मोदी शाह की जोड़ी वाली बीजेपी में थावर चंद गहलोत की कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राष्ट्रपति पद के लिए जब किसी दलित चेहरे की तलाश हो रही थी तब थावर चंद गहलोत के नाम की भी चर्चा चली थी। हालांकि अंतिम रूप से मोहर रामनाथ कोविंद के नाम पर लगा था। उनके कद की पहचान इस बात से भी लगाई जा सकती है कि जब तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली का निधन हो गया तो गहलोत को ही संसद के उच्च सदन का नेता बनाया गया। दरअसल गहलोत की राजनीतिक परिवेश का ही नतीजा है कि उनकी शख्सियत में विनम्रता और शक्ति का संतुलित मिश्रण आ गया है। फिलहाल आज के हमारे शो डेली स्पेशल डोज में इतना ही। अब हमारी और आपकी मुलाकात कल फिर से होगी जब हम आपको फिर से दिन भर की विशिष्ट खबरों से रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। साथ ही डीटी न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से आपको एक हिदायत भी है। भारत इस समय कोविड की दूसरी लहर से गुजर रहा है और आने वाले 4 से 6 हफ्ते के अंदर भारत में कोविड की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। इसलिए आप घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। अति आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलें और जब भी घर से बाहर निकलें तो हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें और मास्क लगाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपका उचित समय आ गया है तो आप वैक्सीनेशन जरूर कराएं, क्योंकि कोविड से जीतने के लिए वैक्सीन ही एक सफल कारगर उपाय है। धन्यवाद।